नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान संगठनों में पड़ी फूट, सरकार के प्रस्ताव पर मंथन के बीच 26 जनवरी को यूरोप अमेरिका में भारतीय दूतावास को घेरने की सिख फॉर जस्टिस की साजिश का खुलासा। पीएम मोदी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में लगवाएंगे कोविशील्ड का टीका, फिर आएगी मुख्यमंत्रियों की बारी। पश्चिम बंगाल पहुंची चुनाव आयोग की टीम, नेताओं अफसरों संग बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी बोली, राज्य में गृह युद्ध जैसे हालात। सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में आए राष्ट्रपति जो बाइडेन, पलट दिए डोनाल्ड ट्रंप के कई बड़े फैसले। फुस निकली पाकिस्तान की आधुनिक शाहीन 3 मिसाइल, परीक्षण के बाद तबाह किए घर और कई लोग भी हुए घायल। रुक करते हैं पहली खबर का। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत सरकार कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए रोकने को तैयार है। इस पर किसान संगठनों ने भी कहा है कि वे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन को उकसाने वाले सिख फॉर जस्टिस की एक साजिश का खुलासा हुआ है। इस संगठन ने किसान आंदोलन के बहाने यूरोप और अमेरिका में भारतीय दूतावास को ब्लॉक करने की योजना बनाई है। ऐसे में साजिश का खुलासा होने के बाद अब खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई है। डॉक्टर मनीष, आखिर क्या ये साजिश है, कैसे खुलासा हुआ है? सिख फॉर जस्टिस ने यह ऐलान किया है कि 26 जनवरी के दिन दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के दूतावास है, हाई कमीशन है, उसके बाहर ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल ये एक खालिस्तान की मांग करने वाला संगठन है और ये इस किसान आंदोलन को इस तरीके से पूरी दुनिया में पेश करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ये किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि सिखों का आंदोलन है, जो हिंदुस्तान में जो हिंदूवादी सरकार है उसके खिलाफ मुहिम कर रही है, उसके खिलाफ लड़ रही है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से इन खालिस्तानी संगठनों के द्वारा जो चेतावनी दी जा रही है कि बिजली काट दी जाएगी दिल्ली की, कोई 26 जनवरी की परेड को देखने ना जाए, कोई ये कह रहा है कि जो इंडिया गेट और लाल किले के ऊपर झंडे फहरा देगा खालिस्तान की तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो एक तरफ वैसे किसान संगठन हैं जिनके पास इस संगठन के द्वारा पैसे आ रहे हैं। ये जो 5 स्टार आंदोलन तथा कथित चल रहा है उसके लिए ये लोग पैसे भी दे रहे हैं और ये लोग क्लेम भी कर रहे हैं कि हम लोग मदद कर रहे हैं इस आंदोलन में। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सरकार की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया कि भाई ये जो जिस कानून के खिलाफ आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो उसे हम 1.5 साल तक बिल्कुल लागू नहीं करेंगे। इससे हुआ ये कि कई सारे संगठन, उनको ये लग रहा है कि सरकार का ये प्रस्ताव ये सही है, टकराव की स्थिति खत्म करनी चाहिए। ये जो जिद है कि 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर वो ट्रैक्टर का एक परेड निकालेंगे, वो दिल्ली के अंदर घुसेंगे जिससे हिंसा भड़कने की भी उम्मीद है। और ये सारी चीज़ों को लेकर के अब जो ऐसा लग रहा है कि किसान संगठनों के बीच 1-2 फाड़ हो चुका है इस मसले को लेकर, क्योंकि कुछ संगठन ये कहते हैं कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है इस पे हमें बातचीत करनी चाहिए, इस पे आगे बढ़नी चाहिए और ये जो जिद है कि हम 26 जनवरी को परेड में विघ्न डालेंगे, दिल्ली के अंदर घुसेंगे, इसे छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उस तरह के वामपंथी और खालिस्तानी समर्थित किसान संगठन हैं जो अभी भी उस जिद पर अड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन में जो तथाकथित जो एक पॉलिटिकल आंदोलन है किसान संगठनों का, उसमें जो संगठन खालिस्तान द्वारा प्रायोजित है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित है, जिन्हें बाहर से पैसा आ रहा है, इन लोगों ने अभी भी वो जिद को पाल रखा है। वहीं जो दूसरे किसान संगठन हैं जिन्हें इस कानून में कुछ फेरबदल करना है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के प्रपोजल को मान लिया जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
यानी कि किसान आंदोलन की आड़ में ये खालिस्तानी संगठन अपने बुरे मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाएंगे। सरकार के 2 शीर्ष अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। खबरों के मुताबिक कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण इसी साल मार्च या अप्रैल में शुरू हो सकता है। पहले चरण के अंदर भारत में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में पहला चरण खत्म होने के बाद अपनी बारी आने पर पीएम मोदी टीका लगाएंगे। डॉक्टर मनीष, आखिर क्यों पीएम मोदी ने यह फैसला किया कि वो कोरोना का टीका लगवाएंगे? देखिए, कोरोना का टीका सबको लगना है, देर सवेर सबको लगना है, लेकिन बार बार इस वैक्सीन को लेकर के एक बवाल मचाया गया। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि अभी इसमें टेस्ट नहीं हुआ है, ये अभी पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। कुछ जगह ये भी सोशल मीडिया में बवाल मचाया जा रहा है कि टीका लेने से लोगों की ये अफवाह है कि लोगों की मौत हो रही है, लोगों को बहुत सारा साइड इफेक्ट्स आ रहा है। सरकार की तरफ से लगातार इस बात को सुनिश्चित किया गया कि ये 2 टीके जो भारत में बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। मैं आपको बता दूं कि तमाम विदेशों में हमारे टीके अब उन्हें भेजना शुरू कर दिया गया है। नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इन सब जगहों पे हिंदुस्तान के टीके वहां जा रहे हैं और वहां की सरकार, वहां की जनता भारत को धन्यवाद दे रही है कि ये संजीवनी मोदी सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा उनके यहाँ भेजा जा रहा है। लेकिन इस पे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति शुरू हो गई जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की और तमाम पार्टियां, जैसे अखिलेश यादव, उन्होंने कह दिया ये भाजपा का वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगाएंगे। तो ये एक सरकार एक बढ़िया वैक्सीन लेकर के लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए एक योजना बना रही थी। चूंकि इससे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार की वाहवाही होती, इसलिए इस पे राजनीति शुरू हो गई। अब जब ये कहा जाने लग गया कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं खुद क्यों नहीं लेते, क्या उनको इस वैक्सीन के ऊपर डर है, शक है, तो ये इन सारे जो अफवाहों को खत्म करने के लिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, तो दूसरे चरण में मोदी सरकार ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को बाकायदा दूसरे चरण में ये वैक्सीन दिया जाएगा। वैसे वैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे विधायक हों या सांसद हों जिनकी आयु 50 साल से ऊपर है, उनको भी ये वैक्सीन दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी दूसरे चरण में वो वैक्सीन लेंगे। अब जब ये हो जाएगा, जब मंत्री भी लगा लेंगे, मुख्यमंत्री भी लगा लेंगे, प्रधानमंत्री भी लगा लेंगे, सारे विधायक और सांसदों को भी जब ये लग जाएगा, तो देश की जनता का कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स इसमें बढ़ेगा और ये जो अफवाहों का जो दौर जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया में, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि पीएम मोदी के वैक्सीन लगाने के इस फैसले के पीछे का उद्देश्य लोगों का टीके के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि राज्य में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। वहीं टीएमसी ने बीएसएफ वोटरों को तंग करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में भाजपा बीएसएफ को भेज रही है। बीएसएफ के जवान गांव में जाकर लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए धमका रहे हैं। डॉक्टर मनीष, क्या माहौल वहां चुनाव आयोग को देखने मिला जब वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची? देखिए, वहां पे अभी जो चुनाव आयोग की टीम है वो जायजा ले रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रही है। लेकिन इस दौरान आज एक बहुत ही शर्मनाक पहलू सामने आया ममता बनर्जी की राजनीति का, टीएमसी की राजनीति का, जब उन्होंने अपने इस पूरे राजनीति के चक्कर में बीएसएफ के ऊपर एक गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया। आरोप यह है कि बीएसएफ वाले सीमावर्ती इलाकों में, गांव में जाकर लोगों को बीजेपी के लिए वोट देने के लिए वो दबाव दे रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, बंगाल के अंदर लोग इस बात को जानते भी हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार से जो भागे हुए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बाकायदा इस चीज़ को एक सुनियोजित तरीके से उन्हें बंगाल में बसाया जा रहा है, उन्हें वोटर आईडी कार्ड दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर के सारी विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी के ऊपर यह आरोप भी लगा रही है कि भाई आपको हिंदुस्तान के लोगों के वोट नहीं चाहिए, आपको रोहिंग्या के वोट जो है वो ज़्यादा प्रिय है। एक तो ये मसला आ गया कि भाई इस पर राजनीति हो रही है,
लेकिन इसमें भी एक बहुत ही सीरियस सवाल ये उठता है कि आप राजनीति करें, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएं, आप अलग अपने विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाएं, नेताओं के ऊपर आरोप लगाएं, ये तो जायज़ है। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर आप खिलाफ कोई बात करना शुरू कर दें, आप आर्मी के खिलाफ बात करना शुरू कर दें वोट पाने के लिए, आप जो है वो बीएसएफ के ऊपर सवाल उठा लें, सीआरपीएफ के ऊपर सवाल उठा लें, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठा लें, तो ये राजनीति अच्छी राजनीति नहीं है। हकीकत ये है कि बंगाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के सामने। ये बात सही है कि इस बार बंगाल में बहुत ही भीषण हिंसा होने की आशंका बताई जा रही है। जो लोग बंगाल को जानते हैं वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस बार बंगाल में चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर चुनाव कराने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हिंसा का सिलसिला शुरू हो चुका है और चुनाव आयोग का उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि बंगाल में शांतिपूर्वक वहाँ पे चुनाव करा सके, क्योंकि वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का एक तरह से समझ लीजिए कि वो बिल्कुल गुंडागर्दी सरेआम साफ साफ नजर आ रहा है। जी, यानी कि जिस तरह के हालात बंगाल में इस वक्त बने हुए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यहां खड़ी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही बाइडेन एक्शन में आ गए और कई ऐसे फैसलों पर साइन किए जिनकी लंबे समय से मांग चल रही थी। हालांकि पहले से ही ये माना जा रहा था कि बाइडेन शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसले पलट देंगे। वैसे ही हुआ। बाइडेन के इन फैसलों में कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन समेत कई और मामले भी शामिल है। डॉक्टर मनीष, आखिर क्या क्या फैसले हैं जिन पर जो बाइडेन ने साइन किया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के वो फैसले जिनको पलटा गया है? देखिए, वो बहुत सारे फैसले जो चुनाव में मुद्दे इन्होंने बनाए थे, क्योंकि जो बाइडेन का जो पूरा कैंपेन रहा वो इस बात पे रहा कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका की पूरी साख खत्म कर दी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने जो नीतियां बनाई उसका बहुत नुकसान हुआ। कोरोना में वो कंट्रोल नहीं कर सके। साथ ही साथ कई सारे देशों के साथ उन्होंने अपने रिश्ते खराब कर लिए। WHO जैसे संगठन से उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया। फिर जो पेरिस अकॉर्ड है उससे भी US को विड्रॉ कर लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सारी बातें, बहुत सारे आरोप जो कैंपेन के दौरान जो बाइडेन ने ट्रंप पे लगाए थे, तो ये बिल्कुल लाजमी है कि जैसे वो ऑफिस में पहुंचे तो उन सारे वादों को जिसको लेकर के उन्होंने कैंपेन किया था उसमें कई सारे ऐसे फैसले थे जो ट्रंप साहब ने लिए थे, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज ही कर रहे थे। तो वो आते ही उन्होंने इस तरह के 20 फैसले उन्होंने बदल दिए और उन्होंने उस पर साइन कर दिया। इसमें बहुत सारी ऐसे भी फैसले हैं, जैसे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम देशों से जो वीज़ा नहीं देने की बात, जो फैसला ट्रंप सरकार ने ली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, उस फैसले को भी इन्होंने निरस्त कर दिया है। दरअसल ये एक राजनीति का हिस्सा है। जब आप चुनाव लड़ते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, तो आप जनता से कुछ वायदे करते हैं, और अगर आप किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी नीतियों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि आप जब कुर्सी पे आएंगे तो आप उन फैसलों को आप बदल देंगे। कोई नई बात नहीं है। कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्रधानमंत्री जब अपनी कुर्सी संभालते हैं तो पिछली सरकार की कई सारे फैसलों को वो निरस्त करते हैं। ये डेमोक्रेसी में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये सिर्फ US में ही नहीं, हर जगह ये बात होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जी, यानी कि जो बाइडेन ने सत्ता संभालते ही ट्रंप कार्यकाल में जो भी नुकसान अमेरिका को हुआ था उसे सही करने की कवायद में अब वो जुड़ गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन 3 मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की, लेकिन इस मिसाइल के फुस होने में जरा भी समय नहीं लगा। वैसे तो पाक ने जानकारी देते हुए बताया था कि शाहीन 3 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तकनीक और वेपन सिस्टम के मामले में आधुनिक है। इसे लेकर जहां पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और वैज्ञानिक बधाइयां बटोरते फिर रहे थे, तो वहीं उसी दिन 20 जनवरी को यह मिसाइल बलूचिस्तान के डेरा बुख्ती में आकर गिरी, जिससे दर्जनों घर तबाह हो गए और कई लोग जख्मी हो गए। डॉक्टर मनीष, आखिर पाकिस्तान की ओर से ये क्या परीक्षण किया गया था? देखिए, पाकिस्तान हो, ईरान हो, या फिर ये जो रोग स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, इनके लिए ये जो टेस्ट, मिसाइल का टेस्ट, ये एटम बम का टेस्ट, दरअसल ये सब एक डिप्लोमेसी का एक हथियार है। इसकी टाइमिंग को आप समझिए।
कि ये एक्सपेरिमेंट, ये परीक्षण इसलिए किया गया वो ताकि वहाँ पे यूएस के अंदर सरकार बदल रही है। जो बाइडेन साहब साउथ एशिया को अच्छी तरीके से वो जानते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश पाकिस्तान ने की। हालांकि पाकिस्तान के पास बाकी और कुछ है नहीं मैसेज देने के लिए कि ना वहाँ इकॉनमी ठीक चल रही है ना कुछ चल रहा है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान के अंदर है कि भाई वहाँ पे ट्रंप के जाने के बाद वहाँ पे जो सरकार नहीं बनी है वो शायद पाकिस्तान की कुछ हिमायती सरकार वहाँ पे बने, और उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए आपने एक टेस्ट किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेस्ट के पहले जैसे ही बाइडेन साहब का वो रिजल्ट आया था तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को कहा जा रहा था कि अमेरिका से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन इंडिया की जो सरकार है वो उन्होंने बिल्कुल ही माहौल को बदल दिया है। वो पूरी दुनिया के ध्यान को आकर्षित करना चाह रहे थे। वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये मैसेज भी जो देने का जो तरीका है, पूरी दुनिया में जब भी कोई भी टेस्ट होता है, चाहे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कभी भी कोई टेस्ट इस तरह का होता है मिसाइल का, या फिर हम कोई भी स्पेस में कोई विमान को हम भेजते हैं तो ये हमेशा समुद्र के किनारे किया जाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो वो समुद्र में जाकर के गिरे। ये पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस है कि आप समुद्र के किनारे में ही इस तरह की चीज़ों को आप करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है जो अपने मिसाइल्स को लैंड टू लैंड में जो है वो उसका परीक्षण करता है, उसका टेस्ट करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि ये बने बनाए मिसाइल वो तो खुद बनाता नहीं है, वो सिर्फ रंग रोगन करके नया नाम दे करके वो चाइनीज़ और कोरियन मिसाइल्स को जो है वो वहाँ पे वो चलाता है। तो ये परीक्षण नहीं है, वो एक संकेत देने की कोशिश करता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ कलपुर्जे जो है वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, और इसलिए जब इस बार ये शाहीन 3 को जो इन लोगों ने टेस्ट किया वो रिहायशी इलाके में जाकर के गिर गया, और ऐसे इलाके में जो गिर गया जो पाकिस्तान से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेरा मुफ्ती में ये जो गया है उसको लेकर के वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल दहशत में है, और ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो हमें टेस्टिंग ग्राउंड उन्होंने बना दिया है। तो ये एक मजाक उड़ा है पाकिस्तान का। फिर से ये दुनिया को संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं और हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन इसको कह सकते हैं कि पूरी तरह जो है वो एंटी क्लाइमेक्स हो गया। जी डॉक्टर मनीष, यानी कि पाकिस्तान कहता कुछ और है और करता कुछ और। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ, जिसके बाद किरकिरी पाकिस्तान की ही हुई। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।